ये क्लोज कर्व बना रही है, मैंने ये मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है, क्लोज कर्व बना रही है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लोज कर्व बना रहा है। यहाँ पर अगर मैं टेस्ट चार्ज रखता हूँ भाई, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट यहाँ से निकली Q1 से कहाँ गई, Q2 पर गई। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कहाँ से होती है, पॉजिटिव से निकलती है, एंड टर्मिनेट कहां पर होती है, नेगेटिव पर जाकर टर्मिनेट। ये इस क्वेश्चन में सेकंड वाले में पूछ रहा हूं, इन तीन में से किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये सही पॉसिबल है और किसमें किसमें गलत है। तो पहले वाले में क्वेश्चन में क्या है कि ये कोई चार्ज सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करें, एक तो पहली बात ये इमेजिनरी लाइंस, इनकी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये कैसी लाइंस होती है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, दीज आर इमेजिनरी लाइंस, सबसे पहली बात। उसके अलावा ये क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्राम बनाकर रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है क्या, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा साहब, उसके अलावा जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है स्पेस कर्व होती है। कैसी होती है, दीज आर स्पेस कर्व। अब स्पेस कर्व से क्या मतलब भैया, स्पेस कर्व से मतलब हो गया हमारा कि 3D में एग्जिस्ट करेंगी। अभी हम बनाने के लिए तो ड्रॉ करेंगे बोर्ड पर, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोर्ड के प्लेन में ही होंगे। अगर मैं इसको चार्ज मान लेता हूं, तो इससे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकले तो ऐसा नहीं कि इसे एक प्लेन में लिखने, इधर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इधर जा रही है, इसके ऊपर भी जाएंगी, नीचे भी जाएंगी, दाएं भी जाएंगी, बाएं भी जाएंगी, आगे पीछे जितने भी डायरेक्शंस होती है सब डायरेक्शन में जाएंगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 3D में एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं कि ये क्या होती है, स्पेस कर्व होती है। अच्छा है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आप क्या करो, आप कहीं पर एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो, वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिधर जिधर भागता रहेगा वो पाथ ही क्या बन जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएगा। ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पाथ along which small positive test charge moves। जहां जहां पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है वो पूरा पाथ क्या बन जाएगा हमारा, वो पूरा पाथ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पाथ रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है साहब, अब कुछ जरूरी बातें हैं जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ जरूरी प्रॉपर्टीज है जो याद रखनी है। सबसे पहली बात कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये ओरिजिनेट कहां से होती है, टर्मिनेट कहां पर होंगी, तो कहां से ओरिजिनेट होंगी, ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी, या हम बोल सकते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी। कहां से आ रही होंगी, इन्फिनिटी से। एंड टर्मिनेट्स, कहां पर टर्मिनेट होंगी, कहां जाकर रुकेंगी, टर्मिनेट्स ऑन इन्फिनिटी और नेगेटिव चार्ज। मतलब कहां से शुरू होंगी, या तो पॉजिटिव चार्ज से आ रही होंगी या फिर इन्फिनिटी से आ रही होंगी। कहां पर जाकर खत्म होंगी, या तो अगर आसपास नेगेटिव चार्ज है तो वहां चले जाएंगे, नहीं है तो फिर दूर इन्फिनिटी में जाकर खत्म होंगी। जैसे अगर मैं बनाता हूं यहां पर कि भाई ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही होंगी। ये क्या हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां तक जाएंगी, अब अगर आसपास नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आकर टर्मिनेट होती हैं इस तरह से। कहाँ से आ रही है, मान लो इन्फिनिटी से आ रही है। अगर आसपास कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो कहाँ से आ रही होंगी, इन्फिनिटी से आ रही होंगी। पॉजिटिव चार्ज है तो इधर से निकलेंगे, इधर जाकर खत्म, इधर से निकलेंगे, इधर जाकर मिल जाएंगे। क्लियर है। जैसे अगर मैं बनाना चाहूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, ये चली गई, यहाँ से निकली इस पर चली गई, यहाँ से निकली इस तरह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर टर्मिनेट होती रहती है। ठीक है जी। तो पॉजिटिव से निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, नेगेटिव से जाएंगे, नेगेटिव पर जाएंगे, या फिर इन्फिनिटी से आएंगे, कहाँ जाएंगे, नेगेटिव पर जाएंगे। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट
at any point on electric field lines gives direction of electric field at that point. उस पॉइंट पर हमें क्या मिल जाएगा, हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा कि भाई जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर ये टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरे थर्ड पॉइंट, क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट कर पाएंगी, तो उसका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर पाएंगी, क्योंकि अगर मान लो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, इस बात का मतलब ये हो गया इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, और एक पॉइंट पर किसी की भी दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, किसी की भी एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नो टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ईच अदर। क्यों कि बिकॉज इफ दे डू सो, यदि वे ऐसा करती हैं, देन देयर विल बी टू टेंजेंट एट दैट point and hence there will be two directions of electric field which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है, which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। तो कभी भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें। और आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तीन हो गई थी, चौथी हम बात कर लेते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रहा है, मान लो ये दो चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पर ये कोई टेस्ट चार्ज रखता हूँ, ठीक है भाई साहब, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, हमने यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखा, तो उसकी वजह अब क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला इसको क्या करेगा, ये तो रिपेल करेगा इधर की तरफ, इधर फोर्स लगेगा, इधर इसका डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। नेगेटिव वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो इधर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ये पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का, तो इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में आएगा, और यहीं पर क्या बनेगा, इसका कर्व बनेगा। ठीक है, तो जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे, उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रहा है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हमें क्या मिलेगा, पॉइंट electric field at any point on the electric field lines gives net electric field at that point हमें क्या मिलेगा, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मिल रहा होता है। ठीक है जी। उसके बाद 4, 5, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम देख रहे हैं पॉजिटिव से निकल रही है, कहां जाकर टर्मिनेट हो रही है, नेगेटिव पर। क्या नेगेटिव से पॉजिटिव वापस आ रही है, तो वापस नहीं आती। तो ये कैसे कर्व बनाती हैं, दे फॉर्म्स कंटिन्यूअस कर्व्स। कैसे कर्व्स बनाते हैं, कंटिन्यूअस कर्व्स बनाते हैं, बट नॉट क्लोज्ड कर्व, बट ये क्लोज्ड कर्व नहीं होते, कंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यूअस मतलब बीच में कहीं ऐसा कोई ब्रेक नहीं होगा, ये कंटिन्यू यहां से यहां तक रहेगा कर्व। ठीक है, बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। दूसरी चीज, ये क्लोज कर्व नहीं बनाते। क्लोज कर्व क्यों नहीं बनाता, अब इसके भी पीछे की वजह समझ सकते हो कि भाई मान लो मैं कॉन्ट्राडिक्टरी ले रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ये क्लोज कर्व बना रही है। मैंने ये मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है, क्लोज कर्व बना रही है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लोज कर्व बना रहा है। यहां पर अगर मैं टेस्ट चार्ज रखता हूं भाई, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स का भी डायरेक्शन इधर होगा। फोर्स कितना हो जाएगा, QE। इसका रेडियस मैंने मान लिया R। ठीक है, अब इस फोर्स की वजह से इस चार्ज में डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका डायरेक्शन भी इधर ही रहेगा। अब अगर मैं
इस पॉइंट पर वर्क देखता हूं तो वर्क कितना हो जाएगा, एफ डी एक्स। वर्क कितना हो जाएगा, एफ डी एक्स, है ना। डब्ल्यू अगर मैं लिखता हूं वर्क, वर्क क्या होगा, एफ डॉट डी एक्स वैक्टर, है ना, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दोनों का डायरेक्शन कैसा है, एक दूसरे के सेम है, मतलब अगर मैं वर्क लिख रहा हूं तो इंटीग्रेशन एफ डी एक्स कॉस, अब यहां पे थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। एंड डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इंटीग्रेशन डी एक्स। ये dx का वैल्यू कितना हो गया, इंटीग्रेशन dx, मतलब ये छोटे छोटे पार्ट्स का वर्क ऐड कर दो। छोटे छोटे पार्ट्स का वर्क ऐड कर देंगे तो ये पूरा क्या बन गया, ये तो बन गया सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो वर्क कितना आ गया, वर्क आ गया हमारे पास f इंटू 2πr, f इंटू 2πr वर्क आ गया। बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। ये वर्क तो 0 आना चाहिए था। क्यों 0 आना चाहिए था, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है। ये जो है ये कंजर्वेटिव फील्ड है। ये जो है ये कैसा है, ये कंजर्वेटिव फील्ड है। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, सो वर्क डन इज ऑलवेज 0। ये नॉन जीरो वैल्यू हो ही नहीं सकता। वर्क डन क्या होगा, हमेशा 0 होगा क्लोज पाथ के लिए। अगर यहां पर क्लोज पाथ के लिए कुछ वर्क आ रहा है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये हो गया कि ये जो है हमारा अजम्पशन गलत है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज कर्व नहीं बना सकती। ठीक है, आगे पॉइंट नंबर 6। अब पॉइंट नंबर 6 क्या है, पॉइंट नंबर 6 ये है कि भाई जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। यहां पर ये पास पास है, यहां पर ये थोड़ा दूर दूर हो जाती है। मैंने यहां पर पॉइंट ले लिए, एक ये पॉइंट है ए, एक ये पॉइंट है यहां पर बी, और एक ये पॉइंट है यहां पर सी। अब अगर मैं पूछता हूं कि भाई बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी में क्या रिलेशन हो, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, स्ट्रेंथ की बात हम कर रहे हैं। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास पास होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी, जहां पर दूर दूर होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज स्ट्रॉन्गर देन बी इज स्ट्रॉन्गर देन सी। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हम पॉइंट ये लिखेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी और क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives the strength of electric field। और इसमें भी हमें क्या याद रखना है, क्लोजर द फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना पास पास होंगी फील्ड लाइंस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जितना दूर दूर होंगी, अगर फील्ड लाइंस फार अपार्ट है, इफ अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो क्या होगा, वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अगर ये पैरेलल है, इफ पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड, पैरेलल है या फिर इक्वली स्पेस्ड है, तब हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट। हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। मतलब अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो इस तरीके से बता सकता हूं। यहां पर क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मतलब हर एक पॉइंट पर मैं ए लेता हूं, मैं बी लेता हूं, मैं सी लेता हूं, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये था अपना पॉइंट नंबर 6। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 7। क्या है पॉइंट नंबर 7 में, कि भाई कोई भी चार्ज पार्टिकल है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही होंगी। जैसे अब ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 7। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग from a charge
फ्रॉम और एट अ चार्ज गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। चार्ज का क्या बता रहा होगा? मैग्नीट्यूड बता रहा होगा। कैसे समझे? ऐसे समझे कि भाई मान लो जैसे ये प्लस क्यू कूलॉम का चार्ज है, यहां से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। अगर यहां पर ये दूसरा चार्ज है, ये प्लस 2q है, तो यहां पर इससे डबल फील्ड लाइंस निकलेंगी इस तरह से। ठीक है, 4 तीर्थों यहां पर कितने हो गए? 8 हो गए। या फिर अगर मैं इस चार्ज को हटा देता हूं यहां से, मैं चार्ज के मैग्नीट्यूड नहीं लिखता, मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके बता देता हूं, तो आप ये क्या समझेंगे? आप यहां से ये समझेंगे भाई साहब यहां से 4 फील्ड लाइंस निकल रही है, यहां से 8 फील्ड लाइंस निकल रही है। फील्ड लाइंस क्योंकि निकल रही हैं तो पहली बात ये पॉजिटिव है, इसमें कम निकल रही है, इसमें ज्यादा निकल रही है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। अगर मैं नंबर ऑफ फील्ड लाइन से पता लगाऊं तो अगर ये चार्ज मैं प्लस क्यू ले रहा हूं तो क्योंकि इसमें डबल फील्ड लाइंस मैंने बनाई हैं तो ये प्लस 2q चार्ज होगा। प्लस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। अगर फील्ड लाइंस अंदर आ रही होती तो चार्ज कैसा हो जाता? नेगेटिव हो जाता। फिर चार्ज कैसा हो जाता? नेगेटिव हो जाता। अब लास्ट पॉइंट हमारा क्या बताता है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी 7 8 है, 8 है पॉइंट नंबर 8, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी होती हैं? वो हमेशा जो कंडक्टर है या चार्ज सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होंगी। कि भाई अगर मान लो मैं इस तरीके से ले लेता हूं, एक शीट ले लेता हूं, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो ऐसे निकलेंगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर ये मैं स्फीयर ले लेता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा जिस चार्ज सरफेस से निकल रही हैं उसके परपेंडिकुलर ही होंगी। परपेंडिकुलर होना क्यों भी जरूरी है? क्योंकि अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं होकर किसी एंगल पर होती, थीटा एंगल पर है मान लो, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आ जाएगा, कुछ भी कंपोनेंट आ जाएगा, पैरेलल कंपोनेंट ले लिया हमने। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर इधर कंपोनेंट आया तो इस सरफेस पे जो चार्ज होगा वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, सरफेस करंट जनरेट हो जाएगी। इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज मूव नहीं करना चाहिए, करंट जनरेट नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंडक्टर की सरफेस के हमेशा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये 8 प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको याद होनी चाहिए और याद के साथ साथ आपको समझ में भी आनी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर या तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पूछ लेंगे या फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है क्वेश्चन? ये है कि यहाँ पर हमारे पास 2 चार्ज हैं, एक ये चार्ज है, ठीक है जी, दूसरा चार्ज इधर है। ये है मान लो चार्ज Q1, ये है चार्ज Q2। अब Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और Q2 पर जा रही हैं। Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है और कहाँ जा रही है? Q2 पर जा रही है। ठीक है जी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, ठीक है जी भाई साहब। और अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे ये पूछा गया है पहली चीज, नेचर ऑफ चार्जेस बताइए। आप फटाफट बताते रहेंगे कमेंट बॉक्स में आंसर। नेचर ऑफ चार्जेस, इन चार्जेस का नेचर बताइए कि Q1 और Q2 का नेचर क्या होगा। दूसरी बात, इनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर कराइए, कौन कम होगा कौन ज्यादा होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, कौन कम मैग्नीट्यूड का होगा कौन ज्यादा मैग्नीट्यूड का। और थर्ड पॉइंट, ये रीजन 1 ले लेते हैं, ये रीजन 2 ले लेते हैं और ये रीजन 3 ले लेते हैं। बताइए इन विच रीजन, किस रीजन में ई नेट 0 होगा, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो ये 3 छोटी छोटी चीजें बतानी है, तो ये सब चीजें आप प्रॉपर्टीज के थ्रू बता सकते हैं। सबसे पहले बात, नेचर ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकली? पॉजिटिव, यहां से निकली Q1 से, कहां गई? Q2 पर गई। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कहां से होती है? पॉजिटिव से निकलती है एंड
टर्मिनेट कहां पर होती है, नेगेटिव पर जाकर टर्मिनेट ये हो जाती है, नेगेटिव पर जाकर क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। तो अब मुझे ये तो पता चल गया Q1 कैसा है, Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव। इसके अलावा दूसरी चीज जो हमें बतानी है, इनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर कराना है। मैग्नीट्यूड कैसे कंपेयर कराओगे, देखो किसमें ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आ रही है, जो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कर रहा है या टर्मिनेट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा है। अगर मैं देखता हूं तो 1 से देखो कितनी सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 फील्ड लाइंस है जो पॉजिटिव से निकली। यहां पर है कितनी, इस पर टर्मिनेट कितनी हो रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फील्ड लाइंस हैं जो इस Q2 चार्ज पर टर्मिनेट हो रही है। तो मतलब साफ है कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q2 से ज्यादा है, Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड Q2 चार्ज से ज्यादा है। ठीक है, अब ये वाला थर्ड पॉइंट में आपको क्या बताना है, किस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो अब हम टेस्ट चार्ज रख कर देखते हैं, हमने क्वेश्चन करे भी हैं कि अगर भाई मैं यहां पर टेस्ट चार्ज रख लेता हूं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख रहा हूं यहां पर Q0, ये कैसा चार्ज है, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव की वजह से ये रिपेल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा पॉजिटिव वाले का, नेगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट करेगा तो इधर की तरफ हो जाएगा। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे भी। फिर हम यहां पहुंचे इस 1 वाले रीजन में, हमने यहां पर टेस्ट चार्ज रखा Q0, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, हमने देखा ये पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगा इधर की तरफ, तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। ये नेगेटिव है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो गया। अब अपोजिट है, अब डायरेक्शन अपोजिट है, बट हमें मैग्नीट्यूड भी तो देखना है, मैग्नीट्यूड भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी तो कैंसिल करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या यहां पर सेम हो सकता है, क्योंकि Q1 का मैग्नीट्यूड तो ज्यादा है, Q1 के पास में अगर रखोगे Q1 का मैग्नीट्यूड तो ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो इसी की डायरेक्शन में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हमें कहां जाना पड़ेगा, अब हमें इस थर्ड रीजन में जाना पड़ेगा, यहां पर रखेंगे हम पॉजिटिव Q0। जब यहां रखा तो नेगेटिव वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और पॉजिटिव वाला इसको रिपेल कर रहा है, बट क्योंकि पॉजिटिव से अब हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, अब यहां पर पॉजिटिव वाले की, नेगेटिव वाले की बढ़ जाएगी, तो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। सो ई नेट विल बी जीरो इन रीजन 3। जो थर्ड रीजन है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैं तुम्हें 3 अलग अलग केस दे रहा हूं, आपको बताना है इनमें से किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही ड्रॉ हुई है और किसमें गलत ड्रॉ हुई है। कि भाई जैसे ये मान लो ये कोई रैंडम सरफेस मैंने बना दिया, पॉजिटिवली चार्ज सरफेस है ये, इससे फील्ड लाइंस निकल रही हैं। दूसरा केस मैंने बना दिया कि भाई ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, नेगेटिव पर जा रही हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन ये है कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, और इनके फील्ड लाइंस मैंने इस तरह से ड्रॉ की। ठीक है भाई, तो देखिए इस क्वेश्चन में सेकंड वाले में पूछ रहा हूं इन 3 में से किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये सही पॉसिबल है और किसमें गलत पाए। तो पहले वाले में क्वेश्चन में क्या है कि ये कोई चार्ज सरफेस है और इस चार्ज सरफेस पर ये इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? प्रॉपर्टी नंबर 8 जो हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जो भी चार्ज सरफेस है उसके नॉर्मल होने चाहिए। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए था।
अगर इस तरीके से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो पॉसिबल था। यहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं। ठीक है, दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में भाई साहब ये है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। यहां पर फील्ड लाइंस आई हैं, फिर इससे निकलकर नेगेटिव पर गई, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव पर, पॉजिटिव से फिर पॉजिटिव पर, फिर ये बाहर निकली है। क्या ये चीज पॉसिबल है? तो ये चीज भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर तो जा रही है, चलो यहां तक तो सही है, बट फिर नेगेटिव से पॉजिटिव पर जा रही है। क्या ये ऐसा होता है? ऐसा तो कहीं नहीं होता भाई साहब। पॉजिटिव से ओरिजिनेट होकर नेगेटिव पर टर्मिनेट होती है, बट नेगेटिव से स्टार्ट कभी नहीं होती फील्ड लाइन, तो ये वाली भी पॉसिबल नहीं। यहां पर आ जाओ, यहां हम क्या देख रहे हैं, यहां हम देख रहे हैं हमारे पास ये दो पॉजिटिव चार्ज हैं, इनसे फील्ड लाइंस निकल रही हैं और ये दूर दूर जा रही हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सही रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, और ये है। ये अगर हम लाइक चार्जेस लेते हैं, अगर हम लाइक चार्जेस लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करती हैं, तो इस तरीके से ये दूर जाते हुए कर्व बन जाते हैं। ये मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, अगर मैं इसको नेगेटिव ले लेता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अंदर की तरफ बन जाती। क्लियर है बात? चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। चलिए भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि यहां पर हमारे पास तीन चार्जेस हैं ये, और तीनों चार्ज इक्वल वैल्यू के हैं, Q, Q एंड Q, और ये तीनों चार्ज एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर रखे हुए हैं। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही रिप्रेजेंटेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करें। इधर देखिए, इधर देखिए, क्या ये रिप्रेजेंटेशन सही हो सकता है? ये रिप्रेजेंटेशन सही नहीं हो सकता, क्योंकि चार्जेस कैसे एक जैसे हैं, इक्वल वैल्यू के, मतलब वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो क्या यहां से फील्ड लाइंस निकलकर यहां जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं जा सकती। एक चार्ज से निकलकर दूसरे चार्ज पर बिल्कुल भी नहीं जाएगी, तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो गया गलत। दूसरे वाले पर आते हैं। इसमें क्या गड़बड़ है? इसमें भाई साहब गड़बड़ ये है कि यहां पर सिर्फ बीच में देख लो आप। अगर आप सिर्फ बीच में देखो तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज कर बना रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तीसरे वाले ऑप्शन में देखते हैं तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज कर बना रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। बच्चा एक ही ऑप्शन यही होगा, और इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या है। ये अगर सेम चार्जेस हैं, इनसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो ये एक दूसरे से दूर ही जाएंगे, और ये दूर जा भी रही हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात? तो चलिए एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए बना देता हूं मैं, और आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। होमवर्क प्रॉब्लम क्या है? होमवर्क प्रॉब्लम, होमवर्क प्रॉब्लम ये है कि एक चार्ज Q1 है, ये एक चार्ज Q2 है। यहां से फील्ड लाइंस निकलती है Q1 से, और कहां जा रही है? ये जा रही है Q2 पर। ठीक है, यहां पर भी क्या हो रहा है? यहां पर फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। तो आपको बताना है if charges are in the proportion, if charges are in the proportion of number of field lines, find the value of Q1 by Q2। मेरा क्वेश्चन समझ गए? मेरे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज है ये Q1, एक चार्ज है Q2। Q1 से फील्ड लाइंस निकलती हैं, Q2 पर जाकर टर्मिनेट हो रही है, और कुछ फील्ड लाइंस इधर उधर ये जा रही है। अगर इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड इनके नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के रेशियो में है, तो बताइए Q1 और Q2 का क्या रेशियो होगा। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू।